22 जुलाई माने आज सुप्रीम कोर्ट में नीट के मामले पर सुनवाई हुई। जैसे कि पिछली आपने सुनवाई में देखा होगा, सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा सुनवाई वाली बेंच में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। करीब 5 घंटे तक ये सुनवाई चली है। सुनवाई में कई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं। क्या क्या हुआ सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की तरफ से एसजी जो तुषार मेहता है वो जवाब दे रहे थे, उन्होंने क्या क्या तर्क दिए, और जब फाइनल रिप्लाई आज के दिन सबमिट किया जाना था तो दोनों ही तरफ से क्या क्या तर्क दिए गए हैं, इस पर मेरे साथी अभिषेक और मैं नज़र बनाए हुए थे। शुरू की प्रोसीडिंग्स मैंने देखी है, आगे अभिषेक उसे फॉलो कर रहे थे। सबसे पहले तो ओपनिंग रिमार्क की बात कर लेते हैं अभिषेक। जैसे हमने पिछली सुनवाई में देखा था कि एनटीए से कहा गया था आप स्टेट वाइज रिजल्ट पहले तो जमा कराइए, वो एनटीए ने करवा भी दिया था, जिस पर रिपोर्ट्स बनी, अलग अलग तरीके से उसे डिकोड किया गया। आज की जब सुनवाई शुरू हुई तो वो पिछली सुनवाई जहाँ खत्म हुई थी और एनटीए के रिप्लाई से, उस रिस्पॉन्स से ही शुरुआत हुई। क्या तर्क जो स्टूडेंट्स का पक्ष रख रहे थे उन वकीलों ने दिया और क्या तर्क एसजी ने दिया? पहले तो पात्र परिचय करा देते हैं जो वकील आज थे। आप लगातार उनका नाम सुन ही रहे होंगे कि नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े, ये जो सीनियर लॉयर्स हैं ये याचिकाकर्ताओं की तरफ से थे। और इनके अलावा एसजी से परिचय कराई दिया सोनल ने तुषार मेहता, एनटीए और केंद्र का पक्ष रख रहे थे। मैथ्यूज़ नेदुम्पारा भी याचिकाकर्ताओं की तरफ से थे। इन सब वकीलों ने ये बात पिछली प्रोसीडिंग से आगे बढ़ाते हुए आज की सुनवाई के दौरान एनटीए ने ये माना कि 3300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गलत पेपर दिए गए थे। ये जो लंच के पहले की हीयरिंग थी, जिसके बारे में अभी सोनल आपको विस्तार से बता भी देंगी, तो उसका ये एक बड़ा हाईलाइट था, हाई पॉइंट था कि ये माना गया कि गलत पेपर्स दिए गए थे। कैसे गलत पेपर्स दिए गए थे, उसमें फिर 2 बैंकों का नाम आता है, वो लंबी ज़िरा चलती है, लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक के बाद एक और नया एंगल इस पूरे केस में जुड़ता है, जिस पर अभी हम आपको बताएंगे। द क्यूरियस केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। क्यूरियस केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 क्या है और सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर क्या बात हुई, ये भी बहुत ही रोचक और इस पूरे केस में एक नया एंगल जोड़ने वाली बात थी। तो ये सारी बातें आज होती रहीं। इसके अलावा सीजीआई ने ये भी कहा कि हमारे पास अभी तक ये बताने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पेपर लीक कितना व्यापक था। पिछली सुनवाई में भी आप जानते ही हैं कि सीजीआई ने कहा था कि जब तक इस बात के कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होंगे कि पेपर लीक हुआ है, बड़े लेवल पे हुआ है, तब तक हम दोबारा एग्ज़ाम कराने जैसा बड़ा फैसला नहीं दे सकते। ये बात आज भी सीजीआई ने दोहराई कि अभी भी हमारे पास वो कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जिससे हम बता सकें कि बहुत व्यापक स्तर पर पेपर लीक हुआ है। इस पूरी सुनवाई का अगर आप लब्बो आप समझना चाहें, देखना चाहें, तो वो एक ही प्रश्न है जिसका जवाब सब ढूंढ रहे हैं कि पेपर लीक किस लेवल पर हुआ है। पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पिछली कई सुनवाई में क्लियर हो चुका है। अभिषेक ने जो पॉइंट रेस किया, जो बात आज निकलकर सामने आई, जो सवाल बार बार सीजीआई कर रहे हैं, वो इसलिए कि ये 23-24 लाख बच्चों का सवाल है। उनको दोबारा से उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराना एक बहुत बड़ा और बहुत मेजर प्रोसेस है और वो प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है? क्या वाकई इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है जिसके लिए सब हैम्पर हुआ, या ये सेक्शन या पॉकेट्स में कई जगह पर हुआ है? इसी सवाल का जवाब टटोला जा रहा है। मैं आपको पहले वो तर्क बता देती हूँ जो इस सुनवाई के बिल्कुल शुरुआत में, जैसे ही बेंच बैठी थी, सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू हुई थी, उसके बाद आना शुरू हुआ। जो स्टूडेंट्स की तरफ से पक्ष रख रहे थे नरेंद्र हुड्डा, उन्होंने सबसे पहले यही बात कही कि एनटीए ने वो रिज़ल्ट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है, लेकिन इस रिज़ल्ट में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक नहीं दी है और सेंटर्स का नाम नहीं बताया है, और साथ ही साथ इन्होंने सीरियल नंबर जो है एग्ज़ाम सेंटर्स के वो भी विथहेल्ड कर लिए, मतलब वो भी पब्लिश नहीं किए। फिर उन्होंने कहा कि क्वेश्चन पेपर जो था वो ई रिक्शा के ज़रिए पहुंचाया गया। तो इस पर सीजीआई ने कहा कि क्वेश्चन पेपर ई रिक्शा के ज़रिए पहुंचाया गया, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कि ओएमआर शीट की फ़ोटोग्राफ वो पहुंचाई गई थी और मतलब इसको ई रिक्शा वाले पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर सीजीआई ने पूछा कि ये जो सेंटर वाइज डेटा और सिटी वाइज डेटा एनटीए ने जो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है, इस डेटा से क्या निष्कर्ष निकलता है? मतलब जब इस डेटा को पढ़ा गया या इसको एनालाइज किया गया तो इससे क्या निकल कर आया? तो इसके जवाब में स्टूडेंट्स का पक्ष रखने वाले वकील हुड्डा ने कहा कि उन्होंने ये एडमिट किया है कि पेपर लीक हुआ है। उन्होंने ये एडमिट किया है कि व्हाट्सएप के ज़रिए पेपर लीक हुआ है। बिहार पुलिस को जो मटेरियल मिले हैं उसके ज़रिए स्टूडेंट्स के पास जो पेपर लीक होने के बाद जो पेपर पहुंचा वो 4 तारीख को ही पहुंच गया था। मतलब लीक 5 तारीख की सुबह नहीं हुआ, लीक 5 तारीख की सुबह नहीं हुआ, मतलब जिस दिन पेपर था उस दिन सिर्फ सुबह सुबह नहीं हुआ है। ये पॉइंट यहाँ पर इसलिए रेज किया गया क्योंकि टाइमिंग पर भी पिछली सुनवाई के दौरान, अगर आपको याद होगा, सीजीआई ने सवाल उठाया था और कहा था कि अगर पेपर होने के 3 या 4 घंटे पहले पेपर लीक हुआ है
तो इस बात की आशंका नहीं है या मतलब संभावना कम है कि पेपर लीक फिर पूरे देश में फैल गया होगा या उसके ज़रिए ये हुआ होगा। वो एक पॉकेट में मतलब स्मॉल पॉकेट में ही हुआ होगा, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर उसी दिन सुबह पेपर लीक हुआ है। तो उसी बात को वो इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि सिर्फ उस दिन सुबह नहीं हुआ है, उसके एक दिन पहले यानी 4 तारीख को ही ये निकल कर आ गया। और ये बात इस्टेब्लिश की जा रही थी जो इसी केस में एक आरोपी है उनके बयान के आधार पर। फिर इस पर लंबी जिरह चलती रही। अमित आनंद उनका नाम है, कहा गया कि वो मिडिल मैन है, वो 4 तारीख की रात में स्टूडेंट्स को कलेक्ट कर रहे थे और 5 तारीख की सुबह पेपर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि 4 तारीख को ही पेपर लीक होकर पहुंच गया था। ये जो एसडी है सॉलिसिटर जनरल, उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया। फिर सीजीआई ने सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद पूछा कि ये सब दिखाता है कि जो स्टूडेंट्स थे जो ये पेपर लीक में शामिल थे उनको जवाब रटने के लिए तैयार किया गया 4 तारीख की रात को ही, मतलब लीक 4 तारीख की रात को ही हुआ है, ये सीजीआई ने पूछा। और इस पर हुड्डा ने ऐड किया कि इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग बॉच्ड अप बाय द स्टैंड टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसा स्टैंड लिया उसके कारण इन्वेस्टिगेशन उस तरह से हो नहीं रही है। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मत लाइए, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कोर्ट में आंसरेबल हूँ। फिर सीजीआई ने कहा कि जो अमित आनंद है, जो आरोपी है, उनका स्टेटमेंट बताता है कि 4 तारीख की रात को स्टूडेंट्स को जवाब रटाए गए और फिर उनका ही एक स्टेटमेंट बताता है कि व्हाट्सएप के ज़रिए वो आया। तो मतलब ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स है जो वो आरोपी दे रहे हैं। फिर सीजीआई ने आगे कहा कि द फर्स्ट स्टेटमेंट इंडिकेट्स कि ये 4 मई को हुआ है, फिर अगला स्टेटमेंट बता रहा है कि 5 मई को हुआ है। फिर सीजीआई ने सवाल किया कि ये मतलब इफ़ द लीक हैज़ टेकन प्लेस ऑन द नाइट ऑफ 4th मई, मतलब 4 तारीख की रात को हुआ है, तो ऑब्वियसली लीक डिड नॉट टुक प्लेस एट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इट टुक प्लेस प्रायर। मतलब जब पेपर पहुंचाया जा रहा था 5 तारीख को, उस प्रोसेस के टाइम पर पेपर लीक नहीं हुआ, उसके पहले ही हो चुका है, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया। फिर जो एसडी थे वो अपना पक्ष रखते रहे और ये भी कहा कि अगर आप उस सेंटर पे जहाँ पर पेपर लीक होने की बात हो रही है उसके रिजल्ट को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत वैसा रिजल्ट आ गया। अगर पिछले साल के उससे कंपेयर करें जो नतीजे आए थे उसी सेंटर के, तो ऐसी कोई एबनॉर्मेलिटी दिखती नहीं है। फिर इनकी तरफ से 2 जगह का नाम लिया गया, एक तो झज्जर वाले केस का और दूसरा सीकर वाले केस का, सीकर राजस्थान में। झज्जर वाले केस के बारे में जो अभिषेक जिक्र कर रहे थे, 2 बैंक का नाम आया, ये इसी केस में आया जहाँ पर बात ये हुई कि कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? कहा गया कि एक सेट ऑफ पेपर लाया गया कैनरा बैंक से, एक सेट ऑफ पेपर लाया गया एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। फिर जब स्टूडेंट्स को पेपर दे दिया गया तब रियलाइज़ किया गया कि कैनरा बैंक से पेपर नहीं लाना था, पेपर एसबीआई से ही लाना था। तो ये मिस्टेक हुई जिसके कारण फिर उनका पेपर रिप्लेस किया गया और जो उनका टाइम वेस्ट हुआ इस गलती के कारण, उस गलती के एवज में उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो यही सवाल सीजीआई ने किया, मतलब इस प्रोसेस को समझा कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेपर लेने जाना, बैंक ने कैसे इशू कर दिया जब उनको नहीं देना था, सरकार ने कब इन्फॉर्म किया था कि कैनरा बैंक वाला पेपर नहीं जाना। मतलब एक बहुत लंबी जिरह और अंडरस्टैंडिंग चलती रही कि हुआ क्या है ये मैटर समझने के लिए। फिर इसी के बीच में सीकर वाला एग्जाम्पल आया, कहा गया कि वहाँ भी यही केस हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए, कहा यह गया कि उनको गलत पेपर मिला था और पेपर रिप्लेस किया गया, टाइम ज़्यादा लगा, इसलिए उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया। तो उन्होंने ये सवाल किया कि बाकी सेंटर्स का क्या हाल है, वहाँ पर आपने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए वहाँ के स्टूडेंट्स को। फिर नंबर पूछा कि करीब 3300 ऐसे बच्चे थे जिनके पास गलत पेपर पहुंचा था और जिसके कारण उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। फिर लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक के बाद की प्रोसीडिंग्स में क्या क्या निकला, अभिषेक आप वो बताइए। और जिस का आप जिक्र कर रहे थे, क्यूरियस केस ऑफ क्वेश्चन 19, जिस पर अब हर टीवी चैनल पर फ्लैशेस आएंगे और हर वेबसाइट सब इसी हेडलाइन पर खबरें करेंगी कि हुआ क्या है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें, एक तो कि पेपर लीक के पैटर्न पे इतनी सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उससे पता चलेगा कि ये अपराध क्या 2, 4, 10 लोगों की बदमाशी थी या एक संगठित अपराध है। जैसा कि सीजीआई ने भी कहा कि अगर पेपर 4 मई को लीक हो चुका था, इसका मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग रूम से ही लीक हो गया था, फिर वो सेंटर से लीक नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा है तो इसके पीछे ये फिर एक संगठित अपराध हो जाता है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आज जिक्र भी हुआ ये सुनवाई में कि अगर ऐसा है तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार ये काम करते आए हैं और उन्होंने अपनी एक मॉडस ऑपरेंडी बना ली है
कि हम इस तरह से पेपर लीक करा लेंगे, 24 घंटे पहले लीक करा लेंगे, हमें जिन लोगों को एडवांटेज देना है हम उनको एक जगह इकट्ठा करेंगे, उनको रात भर में रटवाएंगे और अगले दिन वो जाके परीक्षा देंगे। यानी ये उनकी एक एसओपी बन गई पेपर लीक करने की। तो अगर ऐसा है तो ये संगठित अपराध है, फिर उसको उस तरह से डील किया जाएगा। इस वजह से भी पेपर लीक के पैटर्न पे इतनी जरा हो रही है। अब दूसरी बात, जब लंच के बाद कोर्ट रिज्यूम हुई तो ये सवाल आया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया गया है इस आधार पे, क्योंकि प्रश्न पत्र में एक सवाल था, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 के 2 सही जवाब थे, 2 सही जवाब। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि हम लोग भी परीक्षा देते थे, उसमें लगता था कि यार हमने ये लिखा है लेकिन ये भी सही है। तो ऐसा ही एक केस नीट की परीक्षा में भी बन गया था, 2 सही जवाब निकले और बाद में जब इस चीज़ को रियलाइज़ करा गया तो उन सभी छात्रों को इस सवाल के नंबर दिए गए जिन्होंने इन दोनों में से कोई भी एक टिक करा था। जिसने दोनों में से कोई नहीं टिक करा था उसको नंबर नहीं दिया गया, लेकिन दोनों में से एक भी जिसने टिक करा था उसे वो 4 नंबर दिए गए। इनमें से वो नेगेटिव मार्किंग वहाँ फिर नहीं हुई, इस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। और वही अब एक इस पूरे केस में एक टर्निंग पॉइंट या एक कह सकते हैं अहम कड़ी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, एक सवाल के 2 जवाब कैसे सही हो सकते हैं? हाँ, इसमें मामला है नई एनसीईआरटी बुक और पुरानी एनसीईआरटी बुक वाला। ये बहुत रोचक आज डिबेट कोर्ट में चली है कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पुरानी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई की है, उसमें वो वाला आंसर सही था। कुछ बच्चे जिन्होंने नई एनसीईआरटी वाली बुक से पढ़ाई की है, इसमें ये वाला आंसर सही था। तो अब आप कैसे तय करेंगे कि भाई बुक तो दोनों वैलिड हैं? और इसमें फिर ये वाला पॉइंट भी कोर्ट में उठा कि तमाम ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े भाई बहन की किताब से पढ़ाई करते हैं, या उनके, हम लोग भी हमारे मोहल्ले में या आसपास कई लोग होते थे या घर में बड़े भाई बहन होते थे, उनकी किताब से हम लोग पढ़ाई करते थे। तो ये वाला पॉइंट भी उठा कि हमारे समाज में कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने बड़े भाई बहन की या पड़ोसी की किताब से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि किताबें भी एनसीईआरटी की तमाम किताबें बहुत महंगी भी आती हैं। तो इस पर फिर सीजीआई ने ये पॉइंट भी उठाया कि अगर ऐसा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने साल पहले की वो किताबें थीं। भाई बहन आपसे 2 साल बड़े भी हो सकते हैं और 10 साल बड़े भी हो सकते हैं, तो किताबें उस हिसाब से ही पुरानी होंगी। ये सारे पॉइंट भी आज उठे सुनवाई में, तो बड़ी रोचक सुनवाई ये रही आज। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हाँ, भी कहा गया है ना? बिल्कुल। और इसी पॉइंट पे आज जो सुनवाई रही वो रुकी भी कि एक कमेटी बनेगी, एक्सपर्ट कमेटी, वो उसकी राय ली जाएगी। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर से अनुरोध किया गया है कि 3 एक्सपर्ट की कमेटी बनाए। 3 एक्सपर्ट की कमेटी बनेगी, वो उस विषय पर रिपोर्ट देगी। एक सही ऑप्शन चुनकर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को राय भेजा जाएगी कल तक। ये एक्सपर्ट कमेटी बताएगी दोनों में से एक सही जवाब चुनना है। अब ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि एनसीईआरटी किताब के हिसाब से दोनों ठीक हैं, एक नई किताब के हिसाब से, एक पुरानी किताब के हिसाब से। अब कल तक इस पर एक सही जवाब चुना जाएगा और इसीलिए फिर कल की डेट दी गई और कल तक अब आगे की सुनवाई कल होगी 23 जुलाई को। और ये मामला कोर्ट पहुंचा ऐसे था कि एक स्टूडेंट था जिसको 713 नंबर मिले थे। उसका कहना था कि ये जो सवाल है जिसके 2 सही जवाब अभी मानकर ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, उसने वो सवाल इसीलिए छोड़ दिया कि ये कन्फ्यूजन था, उसे वो दोनों ही जवाब सही लग रहे थे, लेकिन अब किसको टिक करे, अगर कोई गलत हो जाता तो उससे नेगेटिव मार्किंग हो जाती। इस डर से उसने वो सवाल अटेम्प्ट करना ही छोड़ दिया। बट अब जो भी दोनों में से, मतलब 2 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चुन रहा है उसको ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। तो उसका कहना है कि इस आधार पर मेरे 713 से 4 नंबर और बढ़ जाते अगर मैं भी इन दोनों में से कोई, हाँ, मेरी रैंक सुधर जाती। और यहाँ 1-1, 2-2 नंबर से 60-60, 70-70 हज़ार स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं और रैंक ऊपर नीचे होने के बहुत चांसेस होते हैं। वही शिकायत वो लेकर गए थे, अब जिस पर ये पूरी एक्सपर्ट कमेटी बनी है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इसी तरह से जो मोटा माटी पॉइंट्स निकल कर सामने आएंगे हम आसान भाषा में आप तक बताने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, आप कुछ और भी ऐड करना चाहेंगे क्या कि आज की सुनवाई के मेजर और कोई पॉइंट्स रहे? फिलहाल सुनवाई में यही बड़े बड़े पॉइंट्स है। इसके अलावा ये भी एक अहम बात है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग आधार पर भी एग्ज़ाम की मांग की है। जैसे कि एक एग्ज़ाम ने बोला, एक स्टूडेंट ने बोला है कि मतलब मुझे पसीना आने की बहुत समस्या है। कई बार कई लोग को होता है कि हथेलियों में काफ़ी पसीना आता है गर्मियों में, तो उसने कहा मुझे पसीना आने की काफ़ी समस्या थी। मैंने अनुरोध किया था कि मुझे एक रुमाल ले जाने की अनुमति दी जाए अंदर, लेकिन वो इजाज़त नहीं दी गई और इस वजह से मेरा जो परीक्षा थी वो हैम्पर हुई। मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जितना मैं कर सकता था एग्ज़ाम में। तो इस आधार पे उन्होंने
री एग्ज़ाम की मांग की है। तो ऐसे भी कुछ केस अदालत में सामने एक आए। वो केस भी अभी बहुत चर्चा में है ना, जहाँ पर एक लड़की 12वीं की परीक्षा में फेल हो गई है, लेकिन यहाँ 700 से ऊपर नंबर आए हैं। हाँ, तो इस तरह के कई और भी केसेस हैं। ज़रूरी नहीं कि सब पेपर लीक, कथित पेपर लीक के आधार पर ही री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। अलग अलग तमाम स्टूडेंट्स के उसमें पॉइंट हैं जिन पर बाकी कई ऐसे सेंटर्स हैं जिनको लेकर बहुत विस्तार से आज चर्चा हुई, जैसे एक सीकर का सेंटर है, कोटा का सेंटर है। वहाँ पर ये भी सवाल उठा कि लोग क्यों अलग अलग जगह से एक पर्टिकुलर सेंटर ही चुन रहे हैं, जबकि वो वहाँ के रहने वाले नहीं। और ये सेंटर चुनने के पीछे का क्या प्रोसेस है, कोई प्रूफ देना नहीं पड़ता, आपको ये बताना नहीं पड़ता कि हम यहाँ के रहने वाले हैं या यहाँ रहकर पढ़ रहे हैं, बस आप जो सेंटर चुनोगे आपको सेंटर मिल जाता है। इस सब पर भी सीजीआई ने सवाल किया। खैर, अब इस मामले में आगे जो भी सुनवाई होगी, जो भी अपडेट आएगा, इसमें सीजीआई ने एक तरीके से डांट लगाई है। हाँ, जो एएसजी को बोला उन्होंने, वो एक तरीके से, जब एएसजी होते हैं वो रिप्रेजेंटेट करते हैं सरकार को, तो वो डांट पड़ी है सरकार को, एसजी को, एसजी सॉरी सॉलिसिटर जनरल को जो है। उन्होंने पूछा नहीं कि आप ये किस चीज़ पे इन्होंने किस प्रोसेस से आप ये सेंटर बांटते हैं, किस प्रोसेस से सेंटर बांटते हैं, और ये सवाल वाले पे जो बात हुई कि कोई एक तो गलत होगा, तो एक तरीके से ये पूरा सवालों के घेरे में है। संसद में इसका मुद्दा उठा। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने मिल करके शिक्षा मंत्री को घेरने की कोशिश की। शिक्षा मंत्री इस पे जवाब भी दे रहे थे, कई बार एग्रेसिव भी हुए, और उन्होंने ये भी कहा कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है 7 सालों में। उनसे सवाल पूछा गया था, मणिकम टैगोर हैं कांग्रेस के, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा। लेकिन ये अपने आप बहुत बड़ा मामला होता जा रहा है, और जिस तरीके की सुनवाई चल रही है, 6-6, 7-7 घंटे बैठ करके एक ही मसले को सुनना, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसे पूरी गंभीरता से ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट जानता है कि इस देश के भविष्य का सवाल है, इस देश के उन डॉक्टर्स का सवाल है जो डॉक्टरी की पढ़ाई करके न सिर्फ डॉक्टर बनेंगे, कई लोगों के लिए वो जीवनदाता बनेंगे अगर, तो वो उस गंभीरता को समझते हुए कि पॉइंट टू पॉइंट सुनवाई हो रही है। बिहार को लेकर के अलग सवाल पूछे जाते हैं, फिर गुजरात में जो हुआ उसको लेकर के सवाल है। सवाल एक पूछा गया कि भाई वो लड़की 12वीं में फेल हो गई, उसने नीट में टॉप कैसे कर लिया। पॉइंट दर पॉइंट सवाल पूछे जाते हैं। एक वकील साहब आज शायरी भी पूछ रहे थे सरकार से कि तो इधर उधर की न बात करिए, बता कि काफिला क्यों लूटा। तो वो जो मनमोहन सिंह जी से माफ़ कीजिए, सुषमा स्वराज जी ने शायरी करके पूछा था ना कि तेरी रहबरी का सवाल है, तो उस तरह का सवाल वो कोर्ट में हुआ। वो सब वीडियो देखने में अपने आप में कोर्ट की कार्रवाई देखनी चाहिए, रोचक होती है। लेकिन ये जो 6-7 घंटे बैठ कर के सुनना, तो इसका मतलब ये है कि बहुत गहनता से, और कुछ कंक्लूज़न ज़रूर आएगा, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कंक्लूज़न आएगा कि ये नौबत दोबारा ना आए कि नीट जैसे प्रेस्टीजियस और ज़रूरी अति महत्वपूर्ण एग्ज़ाम का मसला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जाए। इस मामले पर कल यानी 23 जुलाई को भी सुनवाई होनी है, जवाब दाखिल करने वाला है। ये जो सवाल जिस पर अब सुई अटकी, जिसके बाद सुनवाई रुकी कि एक सवाल के 2 सही जवाब कैसे हो सकते हैं, इस पर कल एक निष्कर्ष निकलेगा, एक कोई नतीजा निकलेगा। जो भी अपडेट आएगा हम लल्लन टॉप के ज़रिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे जतिन है, मैं सोनल हूँ, हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।